अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। पिछले प्रोग्राम में मैंने मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला के हवाले से जो एक थानेदार काफ़ी है क्या को रिलेट किया था। तहकीकाती अदालत की रिपोर्ट में जो जस्टिस मुनीर और जस्टिस कियानी ने एक रिकमेंडेशन दी थी और उसमें भी उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट अफसर की बात की थी, लेकिन वो थानेदार नहीं था, वो एक SHO नहीं था। तो एक हमारे बुज़ुर्ग दोस्त हैं, उन्होंने डायरेक्ट तहकीकाती अदालत की रिपोर्ट जो छपी थी उस ज़माने में 1953 में, उसमें से वो हवाला मुझे भेजा है। मैं सबसे पहले वो एग्जैक्ट हवाला पढ़ दूं और मैं आई स्टैंड करेक्टेड के जो जगह पे मैंने थानेदार कहा था वहाँ वो थानेदार नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वो थे, वो मैं अभी वहाँ से पढ़ देता हूँ। ये तहकीकाती अदालत की रिपोर्ट जो उस ज़माने में छपी थी, हाईएस्ट इंक्वायरी कमीशन था जो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, और वो छपा हुआ है। उस वक्त अंग्रेज़ी में भी था, बाद में उर्दू में भी छप गई। बाद में यही रिपोर्ट जो है वो संग मील पब्लिकेशंस ने कोई 10 साल पहले 15 साल पहले दोबारा छापी थी लाहौर से, और उसके बाहर फ्लैप में डॉक्टर मुबारक अली जो रिनोन्ड हिस्टोरियन हैं, उनका ये फ्लैप पे लिखी हुई तहरीर थी कि अगर पाकिस्तान को रियल पाकिस्तान बनाना है और तरक्की की राह पे गामज़न करना है तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के निसाब में इस किताब को एक लाजमी स्टडी के तौर पर रिकमेंड करके लागू किया जाए, ताकि हमारे नौजवानों को पता चले। ये बहरहाल ये दोनों जस्टिस साहिबान जो हैं वो कादावर लोग थे, पढ़े लिखे थे, चीफ जस्टिस थे, और जस्टिस MR कियानी का तो इंटेलेक्चुअली भी बहुत बड़ा स्टेटस है, किताबों के मुसन्निफ़ भी, सारा कुछ। खैर, मैं ये सफ़ा नंबर 387 है, 387, और ये जहाँ पर वो एंड कर रहे हैं, रिपोर्ट को कंक्लूड कर रहे हैं, वहाँ पर वो आखिरी पैराग्राफ में लिखते हैं कि एंड इट इज़ आवर डीप कन्विक्शन, ये हमारा गहरा यकीन है कि दैट इफ़ द एहरार हैड बिन ट्रीटेड एज अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, अगर उस वक्त एहरारियों को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के मसले के सवाल के तौर पर हैंडल किया जाता, ट्रीट किया जाता, विदाउट एनी पोलिटिकल कंसिडरेशंस, सियासी अपने तड़े ना कूटे जाते, ये मैं तर्जमा आज़ाद कर रहा हूँ, वन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक डिप्टी कमिश्नर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एंड वन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एक SP could have dealt with them, वो इनको संभाल सकते थे। Consequently, we are prompted by something that they call a human conscience to inquire whether यानी आप कहते हैं जिसे इंसानी ज़मीर कहा जाता है, वो हमें मजबूर करता है कि ये सवाल उठाएं कि whether in our present state of political development the administrative problem of law and order cannot be divorced from a democratic bedfellow called a ministerial government, which is so remorselessly haunted by political nightmares. But if democracy means the subordination of law and order to political ends, then Allah knows best and we end the report. कहते हैं कि ये तो ठीक है कि डेमोक्रेसी में मिनिस्ट्रियाँ और ओहदे वो उनकी बड़ी मतलब वो बेड फेलो होते हैं, एक तरह से चोली दामन का इनका साथ है, बड़ी एक दूसरे के लिए इनको कशिश होती है। लेकिन अगर आपने जमहूरियत और डेमोक्रेसी की खातिर लॉ एंड ऑर्डर को कुर्बान कर देना है, त्याग देना, तज देना है, फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आप लोगों का क्या बनेगा। वो जो अल्लाह ने बेहतर जाना है वो अब एक आप ये तो ख़त्म हो गया हवाला। आप TV चैनल्स में जब या वैसे कोई चीज़ें सुनते हैं या सोशल मीडिया पर, एक चीज़ बड़ी आपको सुनने को मिली, 70 साल, 75 साल, 77 साल, 76 साल,
जितनी पाकिस्तान की उम्र है उस सारी की ऐसे पेंट की जाती है कि इतना अरसा हमें हो गया है। तो उसकी जड़ क्या है वो देख लेना। उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि आप सरेंडर करते हैं, फोरगो करते हैं और ज़रूरत नहीं समझते कि जहां आपका सियासी मफाद आड़े आता हो वहां आप ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन वैल्यूज़, ह्यूमन राइट्स और लॉ एंड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, उन सारी चीज़ों को आप जाने देते हैं। क्यों कि वो पंजाबी च कहते हैं घसुन नेड़े वे के रब, उन्हें कहा जी घसुन नेड़े जिन्हें होने मेरी धौन चाह पैना। खुदा के और रब के जो काम हैं वो सिस्टमेटिक, ग्रेजुअल और पेशेंस के साथ होते हैं। वो पेशेंस जो है वो जो ताले आज़मा या मफाद परस्त या मौका परस्त या इब्नुल वक्त किस्म की मेंटालिटीज़ रखने वाले लोग हों वो उस तक नहीं पहुंच सकते। अब ज़रा वही 53 का हवाला पड़ा तो मैं आपको एक तरफ लेके ज़रा जाऊं थोड़ा सा। एक साहब हमारे हैं, उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि इस वक्त बहुत ज़्यादा मामला फहमी की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा तहम्मुल बर्दाश्त के साथ चीज़ को देखने की ज़रूरत है और पाकिस्तान से बाहर बैठकर वैसे ही अच्छा मुनासिब नहीं है कि आप पाकिस्तान के हवाले से बात करें। वो मेरे हमनाम ही हैं जिन्होंने कमेंट किया है, मैं नहीं जानता कौन थे, लेकिन बहरहाल इतना मुझे पता है कि वो कोई अपने अहमदी दोस्त ही हैं। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि मेरे जो पिछले दोनों तीनों चारों प्रोग्राम या पिछले फॉर दैट मैटर पिछले 3-4 साल के जो प्रोग्राम हैं उनका अगर आप नट शेल निकालें तो कहाँ मैंने इस बात की का स्टैंड लिया है या इद्दा किया है या वो एक हाथ छोटी किस्म की अप्रोच जो है वो उसको इनकलकेट करने की कोशिश की है। 3 साल पहले की बात है जब ये आए थे साबिर शाकिर और गुलाम हुसैन और ये सारे तमाशबीन, और उस वक्त मुझे याद है, आज तो वो खुद जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना ये साबिर शाकिर वगैरह और भागे हुए हैं पाकिस्तान से। उस वक्त तो इनको बादल गजे तो वो भी नहीं सुना जाता था। उस वक्त वो क्या कह रहे थे, हमारी रब्वा में बात हुई है, इनको लंदन से कहलवाएं, वहाँ से इनको रब्वा वालों को कहा जाए कि तुम अपने आप को मुसलमान कहना बंद कर दो। यानी हाई कमान, लंदन की हाई कमान, मुराद उनकी ये कि इमाम जमात अहमदिया, वो साबरों शाकरों और गुलाम हुसैनों के कहने पे पाकिस्तान की जमात को ये ऑर्डर भेजें कि चूँकि बड़ी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है और हकूक़ नहीं मिलते तो इसलिए तुम लोग अपने आप को मुसलमान समझना कहना बंद कर दो, कलमा तैयबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ ख़त्म कर लो। ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं ना। उस वक्त मैंने अपने एक प्रोग्राम में ये बात की थी कि आप ये हरकतें करते करते, अब यही हरकतें की जगह जब अगर हरामजदगियाँ आ जाता है, जो कि हैं हरामजदगियाँ, ये हलाल ज़दगियों वाली हरकतें नहीं हैं, ये करते करते आप 70-75 साल में हमें उस जगह पर ले आए हैं। मैंने उस वक्त ये गुजारिश की थी, अब हमारे पीछे जगह नहीं बची, हटते हटते पीछे हम वहाँ तक आ गए हैं, अब हमारे पीछे जगह नहीं बची। अब इसमें धमकी कौन सी है, हमारे पीछे वाकई जगह नहीं बची। मतलब 53 में आपके चीफ जस्टिस साहिबान और हाईएस्ट कमीशन ये कह रहा है कि हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए थे। मतलब मैं तर्जमा कर रहा हूँ, मुराद ये थी कि एक डिप्टी कमिश्नर और एक एसपी जो था वो इस मफसदे को रोक सकता था, लेकिन उसको मुल्क गिर सतह पर फैलाया गया और जो मजहबी तहरीक थी उसके सारे मुतालबे सियासी थे। यानी वो थी तहरीक ख़त्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के स्टेटस को डिफेंड करने की तहरीक।
और उसके जो मुतालबे पेश किए गए गवर्नमेंट के सामने वो सारे के सारे पॉलिटिकल थे। ज़फ़रुल्लाह खान को उसका कलमदान वापस लिया जाए, अहमदियों को कलीदी असामियों से हटाया जाए, इन सारे मुतालबात पूरी लिस्ट। उनका मजहब से क्या ताल्लुक था? और यह कि इनको नॉन मुस्लिम करार दिया जाए। मैं बार बार गुजारिश करता हूं कि करार दिया जाना बताता है कि आप बकवास कर रहे थे, आपके पैरों के नीचे सच की ग्राउंड नहीं थी। करार क्या देना है? मेरा नाम ताहिर अहमद भट्टी है जी, मुझे शायद वसीम भट्टी या मुझे XYZ करार दे दिया जाए। क्यों? करार देने की बकवास बताती है कि आप झूठे थे, आपके पीछे कोई ग्राउंड नहीं थी। ठीक, हम हटते आए पीछे। जरा नक्शा वो अहमदी भी जरा इसको तसव्वुर करके देखें। उसी 53 में एक बंदा है, वो पैदा होता है कादियान में। उस वक्त के इमाम जमात अहमदिया मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद का वो सबसे बड़ा बेटा है। उसको वो हिफ्ज़ करवाते हैं। हाफिज़ कुरान बनाने के बाद उसको फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज भेजते हैं। रावियन के तौर पर वहां से वो कंप्लीट करता है, उसका मौका निकाल के किसी न किसी तरह उसको ऑक्सफोर्ड में भिजवाते हैं। ऑक्सफोर्ड में भिजवाते वक्त उसको जो साथ खत तय करके देते हैं, जो बाद में किताब में छप चुका है हयात नासिर में, उसमें कहते हैं कि नासिर अहमद, अगर तुम मफहूम है कि अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हें वहाँ लंदन इल्म हासिल करने के लिए भेज रहा हूँ, तो ये गलत फहमी दूर कर लो। इल्म का दरिया कुरान शरीफ के हिफ्ज़ की सूरत में तुम्हारे सीने में बहाने का इंतज़ाम हमने बहुत पहले कर दिया। और इस ज़माने में जो हज़रत मसीह मौद की तालीमात हैं वो आपके सामने मौजूद हैं और आपके घर में हाउस होल्ड की तरह पाई जाती हैं। मैं तुम्हें वहाँ इसलिए भेज रहा हूँ कि तुम वहाँ रह के मुशाहिदा करो, मुतालिया करो कि इंसानी फितरत की किन गहराइयों में इस वक्त जहर और इसका दैरियत का और कुफर का जहर उतर चुका है। उतनी डिटेल्स में जाके हमें उसका इलाज करना है। फिर एक जगह उसमें आगे जाके एक जुमला है उनका कि तुम जहर को जहर समझकर उसके खवास का मुतालिया करो मगर उसको खाओ नहीं। इन तालीमात के ज़रिए वो लड़का वहाँ से वो पढ़ा के वापस लाते हैं। उसको आके वहाँ जो मदरसा अहमदिया था, तालीमुल इस्लाम स्कूल और कॉलेज तालीमुल इस्लाम TI कॉलेज का प्रिंसिपल लगाते हैं। अनब्रोकन वो अपनी वो खिदमत करते आते। प्रिंसिपल का क्या काम है? 53 में आके उस प्रिंसिपल को उसके घर में ससुराल की तरफ से जो तोहाइफ थे, जो उनकी शादी जो थी वो मालीर कोटला के नवाबों की तरफ हुई थी, वाली रियासत की तरफ। तो वालियाने रियासत की जिस तरह की चीज़ें, उनमें एक ज़बाइशी खंजर था। जिस तरह के अभी पिछले दिनों मौलाना फजलुर रहमान को जरदारी जो है वो बंदूक तोहफा देने गया था, तो वो क्या थी वो बंदूक? वो चलती है कि नहीं चलती? बंदा मारती है कि नहीं मारती? तो वो जो देने गया था उसका कोई लाइसेंस, कोई डेल्टा पापा, उसका कोई डेस्टिनेशन पॉइंट होगा कि नहीं होगा? कोई उसका आगा पीछे, आखिर वो बंदूक ही दी है ना, उसको मजाक तो नहीं किया। और आगे पीछे ये जब आप जाते हैं तोशे खाने में आपको क्लाशनकोफ इमरान खान को मिली थी। कल को वो आपके घर में ज़बाइशी तोहफ़ की सूरत में चीज़ आए, आपने उस पर पर्चा दे दिया, क्योंकि उस वक्त की आर्मी या उस वक्त के जनरल आज़म वाले मार्शल लॉ को बैलेंस और बराबर करने के लिए कोई वजह नहीं मिली थी। और पकड़ लिया किसको? यानी प्रिंसिपल को। किस लिए? इमाम जमात अहमदिया का बड़ा बेटा है मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद का। प्लान ये भी था कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद को पकड़ें। गए वहां पर भी थे, वो एक अलग कहानी है, रब्वा में भी। लेकिन वन वे और द अदर इनको ये पता है
कि ये यहाँ हाथ डालना जो है वो फिर किन कंसिक्वेंसेस का नतीजा सामने आएंगे वो आगे से। जिस वक्त खलीफा सालिस मिर्ज़ा नासिर अहमद असेंबली जाते थे तो उस वक्त का वज़ीर दाखिला जो है वो अपने टेरेस पे बैठ के उस वक्त तक वायरलेस पे उनके इन आउट की खबर लेता था। निकल गए हैं, पहुंच गए हैं, किधर हैं, कहाँ हैं। तो उसके भतीजे ने पूछा था कि भांजे ने कि सारी इतनी डिप्लॉयमेंट हुई पे, कहते तुम्हें नहीं पता ये क्या मसला है। इनको इस वक्त हमारे बुलाने पे कैपिटल में पार्लियामेंट में आते जाते कुछ भी हो गया तो भुट्टो जानता है कि मेरी फौज में भी फिर उसको संभालने की इस्तिताअत नहीं है। ये वाकयात चलते आ रहे थे पीछे। गवर्नर पंजाब जो अंग्रेज गवर्नर था वो भी जाके तलाशियां ले ले और गन पॉइंट पे डलहौजी वाली कोठी की उसने रेड किया था मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब के घर पे। क्यों? कि वो चाहता था जो वो बात जी वो उनको सर जफरुल्लाह को कह रहे हैं, तहदीस नेमत में छपा हुआ है, मिर्जा साहब को कहें वो नाम बोले, कहते क्यों ना बोलें। 35 में तुमने लॉ एंड ऑर्डर का मसला कादियान में खड़ा किया गवर्नर पंजाब के आशीर्वाद, अंग्रेज गवर्नर की आशीर्वाद के साथ। बैक होम यूके में तुम कह रहे हो कि जहां अदालतें इंसाफ दे रही हो तो उस मुल्क को कुछ नहीं हो रहा, तो मलका बरतानिया, ताजे बरतानिया के हिंदुस्तान में यह हरकत कैसे हो सकती है कि पूरे हिंदुस्तान से मुलवाने वहां जमा करके कादियान की गलियों की पिकटिंग कर दी जाए और कादियान वालों पर यह पाबंदी हो कि वो उनका कोई रिश्तेदार उनसे मिलने उनके घर नहीं उन दिनों में ठहर सकता। इन हरकतों पे अगर इमाम जमात अहमदिया अपने जुमे के खुतबे में तबसरा नहीं करेंगे तो वो इमाम जमात अहमदिया वो रहनुमा कैसे हुए? फिर ये है, वो किसी दिन तफसील पेश कर देंगे। ये कहानियां चलती आ रही थी और उस पर्चे को बराबर करने के लिए वो एक खंजर के प्रीटेक्स्ट पे मिर्जा नासिर अहमद साहब को, प्रिंसिपल को उठा लिया। दूसरे को मिर्जा शरीफ अहमद साहब को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो बानिया जमात अहमदिया हज़रत मसीह मौद के बच्चों में एक बिल्कुल दरवेश मनश, मगर बहरहाल पर्चा बराबर करना है। उस वक्त अब मैं वापस उस अपने अहमदी दोस्त की तरफ वापस आता हूं कि क्या किया था उस वक्त अहमदियों ने, कौन सी गैर मामला फहमी का सबूत दिया था जी मिर्जा नासिर अहमद साहब ने। उस वक्त के खलीफा सानी ने यानी हज़रत मुस्लिम मऊद ने कौन सी बढ़ बढ़ के ऐसी बात कर दी थी। पाकिस्तान बना हुआ था, हर जगह पे तो हम उनको सपोर्ट कर रहे थे। ये सारे एहरारिये और ये खत्म नबूवत के चेले चांटे और ये आज के लबैकिये, इनके आबाओ अजदाद कहां थे उस वक्त जब 48 में पहली दफा फिजिकल थ्रेट पैदा हुई है पाकिस्तान के लिए। पहली जो जंग है उसमें पूरी बटालियन जो है वो जमात अहमदिया ने फुरकान बटालियन के नाम से बना के कॉन्स्टिट्यूट करके उनके सुपुर्द की थी, जो अपना रोल प्ले करके आई थी। बंटवारे में कादियान में इनकी लाखों की आबादी को हम डिफेंड कर रहे हैं, बंटवारा हो जाता है, मरते बढ़ाते किसी तरह पहुंच जाते हैं, लूटे पिटे अपना शहर आबाद करते हैं खैमों और कच्ची बस्तियों में। अभी वो पूरी तरह आबाद नहीं हो पाया और 48 में ही आपको जरूरत पड़ती है पूरी बटालियन। रिकॉर्ड पे है वो, पुट लें जाके आर्मी का रिकॉर्ड। किधर थे उस वक्त आपके? ये आज कहते हैं जी वो स्ट्रीट पावर जी, नॉइसेंस वैल्यू मौलवी फजलुर रहमान के पास बड़ी है। वो तो अब आके कह रहे हो ना बड़ी है। 50 साल तक आर्मी ने उसको शेयर दिए हैं और लंबे लंबे उसके भाइयों को ठेके दिए हैं, उनको जॉबें दी हैं, उनको डीजी शीजी बना के रखा है। पाइल्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो उसका हिस्सा लेता रहा कश्मीर कमेटी की सरबराही की सूरत में। फिर जाके उस मुलवाने के घर इतने दाने बने हैं ना कि अब वो लैंड क्रूजरों पे फिरता है और अब वो हुकूमतों के फैसले करता है कि मैं किधर पलड़े में जाऊं। उस वक्त किधर था मुफ्ती महमूद? आ तो गए थे आप उस वक्त, मौदूदी साहब भी उधर ही थे ना उस वक्त। का अताउल्लाह शाह बुखारी, ये सारे आके यहां पे रीसेटल हो रहे थे। फुरकान बटालियन की जगह आप लोगों ने क्या दिया था? कख भी नहीं, ठिंगा।
आज आप बाप बन के बैठे हुए। अभी कल परसों एक पिछले हफ्ते में यासिर लतीफ़, बैरिस्टर यासिर लतीफ़ हमदानी ने एक 4 लाइनों का फिक्रा लिखा है। वो आपकी इन्हीं मेंटेलिटीज से छन के जो बयानिया बना है ना, आपकी जो करतूत सामने है, जिस तरह की अब आप कौम के तौर पर जिंदा है। उसने कहा है पाकिस्तान में भुट्टो भी जिंदा है। कहते हैं ना भुट्टो जिंदा है भुट्टो जिंदा है। पाकिस्तान में भुट्टो भी जिंदा है, ज़िया भी जिंदा है, मौदूदी भी जिंदा है, और शायद लिखा कि नहीं मुफ्ती महमूद भी जिंदा है फजलुर रहमान की सूरत में। सिर्फ जिना की मौत वाक़या हुई है पाकिस्तान में, बाकी सारे जिंदा है। एक वो आदमी मरा है जो एक इंसान था, और ये सब ह्यूमन सारे जिंदा है। लगे हैं आप बातें करने। इन हालात में अब बताओ कि प्रिंसिपल लेवल का बंदा उठा लिया, उसको जेल में डाल दिया, क्या किया? कुछ भी नहीं। 74 में बैठे हैं। डॉक्टर मुबशर हसन कह रहा है कि फैसला पहले से हो चुका था, सिर्फ ड्रामा रचाया जा रहा था असेंबली में। भुट्टो का दस्ते रास्त ये बात कह रहा है ऑन द रिकॉर्ड। कर दिया काफिर करार, गैर मुस्लिम करार दे लिया। क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया। 84 में कहा कि हमने आपको कुत्ता कहा था, आइंदा से भौंकना शुरू करो। हम आपको नॉन मुस्लिम समझते हैं, आप नॉन मुस्लिम मान के अपने आप को नॉन मुस्लिम के तौर पर जिंदा रहो। उस वक्त हमने कहा तुमने हमें क्या समझना है वो आपकी मर्जी है, हम अपने आप को मुसलमान समझते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से हम ताल्लुक नहीं काट सकते। नहीं काटा। बाई हमा आइन में दी गई आप हमारे हुकूक हमें देते हैं या नहीं देते, पहले दिन से आप हमारे हुकूक वायोलेट कर रहे हैं। बंदूकें घर में पड़ी रहती हैं, आपके सामने नहीं उठाई, कभी इस मसले पे कभी नहीं उठाई। हां, शुएब सड्डल आपके साबिक आईजी का बयान है, वो कोट करता हूं। उन्होंने कहा खुद कि जब कोई आपके घर की चारदीवारी फांद के अंदर आ जाता है, दुनिया का हर कानून उस वक्त यह कहता है कि उसको मार दो, वो कुत्ते की मौत है। गया क्या करने हैं वो आपके घर में? हमने अपने घर की चारदीवारी पामाल करने की इजाजत ना दी है, ना आइंदा देनी है। ये तो अब खुदा जानता है ना कि मरेंगे हम के बचेंगे, लेकिन अगर जिंदा है तो फिर ऐसे। अच्छा, इसकी एक और बात भी बता दूं आपको, 2 मिसालें देता हूं। चौधरी मोहम्मद अली साहब एक शायर आदमी थे, अमन पसंद भी थे, और साकिब ज़ीरवी एक शायर भी थे और अमन पसंद भी थे। इन दोनों का वाकया सुन ले। साकिब ज़ीरवी कहते हैं कि जब बंटवारे के लिए हमले होने शुरू हुए तो सीटियां मार के वो गुजरते थे सिख, और फिर वो औरतें उठा के पमाल सब कुछ हो जाता था। उस वक्त जब ये सीटियां हमारे साथ आवाज़ें आनी शुरू हो गईं तो मेरे वालिद ने मुझे कहा कि देखो अब वक्त आने वाला है, शायद अगर ऐसा वक्त आ जाए तो मैं तो तुम्हारी माँ को कत्ल कर दूंगा, इनके हाथ में नहीं दूंगा। तुम अपनी बीवी को उस वक्त कत्ल करने की हिम्मत रखते हो कि नहीं? क्योंकि उसके बाद बीवी बच्चे मार गई है ना, फिर उसके बाद ठीक है हम मरते हैं कि बचते हैं वो बाद की बात है। तो उन्होंने कहा जी कोई गल नहीं, करेंगे, बेगैरती और इज्जत तो इनके हाथ में नहीं हम देते, फिर मरेंगे उसके बाद। उस लम्हे की बात है ये। 74 में ये जब ऑर्डिनेंस और ये हो गए हैं वाक़े, तो चौधरी मोहम्मद अली साहब की वालदा ने कहीं पूछा जुमा, तो उन्होंने कहा जी वो जुमा तो मजिस्ट्रेट ने मस्जिद लाक करके चाबियां ले ली हैं गोजरे में, यही गोजरा जिसमें नुमान वकील को कहते हैं जी वड़न नहीं देना कचहरी। वो कहते हैं वो बुखार में थी, दीवार का सहारा लेके आई हैं हमारे पास, और अपने बेटे को जो मोहम्मद अली से छोटे जो भाई थे इनके, उनको कहा कि जाओ जाके सदर जो है हमारे, उनको ये कहो कि वो अभी जाएं मजिस्ट्रेट के पास और उसे कहें कि 10 बजे तक चाबियां हमें दें, हमने ईद अपनी मस्जिद में पढ़नी है। और अगली बात, अगर तुमने मेरा पैगाम इस तरह ना दिया तो मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी क़यामत वाले दिन। उनको कहना है कि 10 बजे तक चाबियां हमारी दे दें, हम मस्जिद में आएंगे। अगर 10 बजे तक आप लोगों ने हमें चाबियां ना दी,
हम अपनी औरतों और बच्चों को कत्ल करके मस्जिद में आएंगे। देखते हैं आज फिर मस्जिद किसकी है। ये वाकयात आपके हमारे माजी की तारीख में यहीं पे गुजरे हैं। अपनी जात में हमने कभी कोई गैर आईनी इकदाम नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं क्रिएट करते। 10-20 हज़ार का तो खुदामुल अहमदिया का इज्तिमा मेरे सामने इजाजत दे के डीसी ने, मैं उसमें शामिल था, और फिर वो पीछे से अदालत इजाजत कैंसिल कर दी। मियां अहमद मियां खुर्शीद जो है उनको कहते हैं कि अब बंद करें, उन्होंने कहा तहरीर दें, तहरीर वो देते नहीं थे, उसकी वजह से उनको भी बंद कर दिया। और उस वक्त साइकिल के पिछले कैरियर पे उस वक्त सैयद खालिद शाह साहब मौत में मुकामी होते थे, लड़कों जुलूस निकाला, उन्होंने कहा कि इनके पास से जुलूस लेके जा रहे हो। वो जो एक प्राइमरी फेल मुल्ला के सामने पूरी हुकूमत घुटने टेक देती है। जाए अब खुदा के हुजूर रोएं। और इस तरह हमने वक्त गुजारे हैं। लेकिन यह नहीं हो सकता कि आपके साबरों शाकरों के कहने पे लंदन से यह खाता आ जाए, लंदन से यह हिदायत आपके कहने पे आ जाए। वो खलीफतुल मसीह हैं। आप एक आम अहमदी का, ताहिर मेहदी आपके पास जेल में रहा, आपने उसको तोड़ लिया। बुढ़ा आदमी शकूर भाई आपके पास जेल में रहा, आपने उसको तोड़ लिया। इलियास मुनीर आपके पास सजाए मौत के कैदी के तौर पर जेल में रहा, आपने उसको तोड़ लिया। हमारा आम अहमदी आप नहीं तोड़ सकते। आप खलीफा वक्त के ऊपर आप अपनी राय मुसल्लत करना चाहते हैं कि वहां से हुक्म, ये तुम्हारी लीडरशिप इस तरह की है, मोम की नाक वाली, आज कुछ तो कल कुछ। लिहाजा वो आपसे जो अहमदियों से जो तवक्को रखी जा रही है, वो जो बिलो द डिग्निटी जाएगी, बिलो द ईमानियात जाएगी, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ काटने के लिए की शर्त पर सर्वाइवल दी जाएगी, तो उस वक्त अहमदी जो हैं उनके पीछे जगह नहीं बचती। फिर उनको सीधा खड़ा होना पड़ता है। उसी का नाम इस्तकामत है, उसी का नाम है कि या अल्लाह अब हमारे पैरों को इस्तकामत अता करना। वो जो दहाइयां गुजर गई हैं ना, ये रब्बना इन्नना समेना मुनादी युनादी लिल ईमान, तो वो जो आम दिनों में आंसू बहाए हैं 50 साल, उनकी बुनियाद पर अगर खड़ा रहने का वक्त आएगा तो उस पर अहमदी कहां जाएंगे। लिहाजा अज़राह करम, ये मत बताइए कि पाकिस्तान में बैठ के, यहाँ से बैठ के मोईद पीरज़ादा और ये लोग बाहर बैठ के वो पीटीआई के लिए और अपने वो कैदी के लिए वो बात कर रहे हैं। मेरा कोई स्टेक नहीं है पाकिस्तान में, मेरा पाकिस्तान नहीं है और मेरी जमात मेरा वतन नहीं है, मेरा मरकज़ नहीं है रब्बा। हमारे भी दिल को खिंच पड़ती है। हमें भी पता है कि ये एक एक स्टेप पे हमें आउटकास्ट किया गया था, सिर्फ इसलिए कि ये वक्त आ जाए पाकिस्तान पर, जो अब आ चुका है। अब जब ये आया हुआ है तो इसमें मारूओं के घुटना फूटे आंख, यानी बेड़ा आपने उधर सारे रल के गर्क किया, बलोचिस्तान का और केपीके का, और सियासी और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए, और हम जो है वो बिस्तर जो है वो छत सर पे रख के वहां से भाग जाएं। कहां भाग जाएं, उधर ही बैठे हैं। लिहाजा अज़राह करम, बात को समझने की कोशिश करें। हमें कुर्बानियां देने की आदत जरूर है और वो हम देते चले जाएंगे। और मैंने कल भी कहा था, बेज़मीरी और बेईमानी और ईमान का इनकार करना, उसकी ना हमें आदत है ना हमने करना है। आए कुछ अब्र, कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए। मैं जाने से पहले ये बता दूं कि वो 3 प्रोग्राम पहले मैंने एक शेर पढ़ा था, तो वो एक दोस्त ने कहा कि एक तो ये 5 शेर सुनाए, दूसरी बात यह कि उसकी रेलेवेंस भी है। ये आज जो हमारे अहमदी या नॉन अहमदी क्रिटिक्स हैं, ये उनकी खिदमत में ये काबिल अजमेरी की गज़ल है कि हैरतों के सिलसिले सोज़े नेहा तक आ गए, हम तो दिल तक चाहते थे, तुम तो जान तक आ गए। खुद तुम्हें चाके गरेबां का शऊर आ जाएगा,
तुम वहां तक आ तो जाओ हम जहां तक आ गए। और जुल्फ में खुशबू न थी या रंग आरिज में न था, आप किसकी जुस्तजू में गुलसितां तक आ गए। और आज काबिल मैकदे में इनकलाब आने को है। आज काबिल मैकदे में इनकलाब आने को है, अहले दिल अंदेशाए सूदो ज़यां तक आ गए। और वो जो शेर पिछली दफ़ा सुनाया था वो रह गया कि उनकी पलकों पर सितारे, अपने होंठों पर हंसी, किस्सा-ए गम कहते कहते हम कहाँ तक आ गए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।